नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी रोगो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएसआई के उस पेपर के बारे में जिसका आयोजन 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2021 को हुआ था, पहली शिफ्ट में। ठीक। तो और ये अपने सेशन का चौथी क्लास होगी, यानी 2021 के एसआई पेपरों की ये चौथी क्लास है। इससे पहले 2017 के जो 34-35 पेपर हुए थे यूपीएसआई के, उन वो सारे पेपर प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और कांस्टेबल के लिए हम लोग ये एसआई के हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। तद्भव क्या, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं और एक होते हैं तद्भव। ठीक। तत्सम शब्द कौन से, वो शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते थे और उनको ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, ज्यों का त्यों, वो तत्सम है। और उन शब्दों में परिवर्तन के बाद जिन शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है हिंदी में, वो तद्भव है। तो एकल कैसा शब्द है, तो याद रखना एकल है तत्सम शब्द, तत्सम। तो एकल का तद्भव क्या हो जाएगा साथी, तो हो जाता है अकेला। अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है। रौद्र रस का, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है। भयानक का भय होता है अद्भुत, विस्मय, अद्भुत, अद्भुत। ठीक। यानी रौद्र का स्थायी भाव याद रखना है क्रोध होता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द कैसे प्राप्त होते हैं, वाक्य में आप कैसा लगा दोगे। कोई भी वाक्य लिखा हो, कोई भी शब्द लिखा हो, आप उसमें कैसा शब्द का प्रयोग कर दोगे, विशेषण शब्द प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि कैसा है, यानी काला है। ठीक। कैसी परीक्षा, यानी आगामी परीक्षा। कैसा स्वभाव, यानी शांत स्वभाव। ठीक। कैसा या कैसी लगाने से हमें विशेषण प्राप्त हुआ, लेकिन कैसा से तुम नहीं प्राप्त होता ना। तुम क्या है, तुम अपने आप पे सर्वनाम है। तुम क्या है, सर्वनाम है। और एक ऐसा सर्वनाम है साथी, तो ये है मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करने के लिए आप वाक्य प्रयोग करोगे और क्रिया जिस अकॉर्डिंग आ जाएगी। अगर स्त्रीलिंग की क्रिया आ रही हो तो शब्द स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग की क्रिया आएगी तो शब्द पुल्लिंग होगा। चलो देखते हैं। हिंदी पढ़ाई जा रही है, अर्थात पढ़ाई जा रही है, कैसा है, स्त्रीलिंग है। सेवा की जा रही है, यानी कैसा है, स्त्रीलिंग है। प्रयोग किया जा रहा है कि की जा रही है, तो प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात कैसा है, प्रयोग कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। भाषा बोली जा रही है, अर्थात ये कैसा हो गया, स्त्रीलिंग। तो हिंदी, सेवा और भाषा, ये तीनों अपने आप में स्त्रीलिंग है, याद रखना है। अब प्रयोग कैसा है, पुल्लिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ चले। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति, यही प्रश्न जो हमने शनिवार वाले प्रैक्टिस सेट में किया था। शनिवार वाले प्रैक्टिस सेट में सेम प्रश्न ये रिपीट हुआ है, यानी जो परीक्षाएं होती हैं उनके प्रश्न भी रिपीट होते हैं। कई शिफ्टों में यदि परीक्षाएं हो रही हैं तो उनके प्रश्न भी रिपीट हो रहे हैं। तो ईश्वर को ना मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, और मानने वाला आस्तिक। सब कुछ जानने वाला पंडित या ज्ञानी कहलाता है। ठीक है। एक होता अनाथ, एक होता सनाथ, यानी किसी का संरक्षण प्राप्त है तो सनाथ, और किसी के संरक्षण में नहीं है तो अनाथ। अगला प्रश्न, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग में होते हैं। अब देखोगे, दिनों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम या तिथियों के नाम। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं दिनों के नाम, यानी सोमवार होता है, ना कि होती है। भाषा बोली जाती है, नदी प्रवाहित होती है, तिथियां आती जाती रहती हैं। यहाँ आती जाता रहता नहीं है, यहाँ आती जाती रहती हैं। ठीक। दिन कैसे हैं, तो दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तो बी नंबर एकदम सही जवाब, सॉरी डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न,
इसमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तो तिमिर शब्द का 1 मिनट देख याद रखना है, आलोक का होता है अंधकार, ठीक। हालांकि तिमिर का भी आलोक हो जाता है, लेकिन तिमिर शब्द है तत्सम, तो तत्सम शब्द का विलोम बनेगा तत्सम से, अर्थात तिमिर का विलोम हो क्या जाता है अभी हम लोग बात करेंगे। आलोक हो जाता है तद्भव, तो आलोक का बनता है अंधकार से। आभास का विलोम नहीं होता है, जिस मतलब जिसको आभास किया जा सके, जिसका आभास ना किया जा सके बना दोगे। ज्योतिर्मय का होता है तमोमय विलोम, ठीक। और तिमिर का क्या बचा फिर? प्रकाश, तो तिमिर का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? तो हमने जो बात की, जो शनिवार वाला हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया था, शनिवार वाला, उस प्रैक्टिस सेट में एक विस्मय रस का भी रिपीट हुआ था और एक वो रस भी रिपीट हुआ था जो हमने लोगों ने रौद्र पढ़ रखा है, ठीक। तो विस्मय रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हमने वहां पे लिखा था अद्भुत। विस्मय रस का क्या होता है? अद्भुत। भयानक का क्या रहता है? भय। भयानक का भय रहता है। अद्भुत किसका रहता है? विस्मय का। शांत किसका रहता है? शांत स्थायी भाव, शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। हास किसका स्थायी भाव है? हास का। हास किसका स्थायी भाव है? हास का, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चले। ये पैसेज है, पहले पैसेज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद नीचे 4-5 प्रश्न दिए हैं, इनको हम लोग पैसेज के अकॉर्डिंग हल करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ उस मानव की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दरिद्रता, अज्ञान तथा परमुखापेक्षता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है, अक्षय निधि है, ठीक। ये हो गया पैसेज। अब पैसेज को एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न। कह रहा है अक्षय निधि का अर्थ क्या है? अक्षय का मतलब क्या होता है कि जो कभी खत्म ना हो, और निधि का मतलब क्या होता है? संपत्ति, यानी पैसा। संचित निधि होती है ना, आकस्मिक निधि, संचित निधि, क्वालिटी में आप लोग पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो अक्षय निधि का मतलब होता है जो कभी ना समाप्त होने वाली संपदा, अर्थात बी नंबर एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा पर मुखापेक्षता से तात्पर्य क्या है? पैसेज में ये एक शब्द है, यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा है पर मुखापेक्षता, ठीक। अब इसका आप संधि विच्छेद करोगे। पर मीन्स दूसरा, मुख मीन्स मुख की तरफ, अपेक्षा मतलब अपेक्षा करना, यानी दूसरे की मुख से, यानी दूसरे से अपेक्षा करना, दूसरे की तरफ ऐसे देखना, ठीक। तो कह रहा है पराय सुख की अपेक्षा करना, दूसरों से आशा रखना, ईश्वर का सुख या पराय सुख अच्छा लगना, यानी पराय, ठीक, दूसरों से आशा रखना, दूसरों से आशा रखना, अर्थात ए नंबर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व यानी पुरुष व स्त्रीलिंग का बोध होता है, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग लिंग, अर्थात सी नंबर एकदम सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चले। कह रहा है इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? प्रखर, क्षीण, मंद या तीव्र, ठीक? तो देखो तीक्ष्ण का पर्याय की बात अगर करता है, पर्यायवाची, तो तीव्र हो जाता है, ठीक। और क्षीण का मतलब क्या होता है कि जो चीज नक्षण है, क्षीण है, क्षणभंगुर जिसको बोल देते हो। प्रखर क्या होता है? प्रखर मतलब होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति, कहते हैं ना कि बहुत वो प्रखर है भाई, प्रतिभाओं से वो प्रखर है, ठीक। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तीक्ष्ण का, तो तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद, तीक्ष्ण का हो जाता है मंद। लेकिन अगर हम तीक्ष्ण में विलोम की बात करें तो होता है कुंठित, कुंठित। लेकिन तीक्ष्ण का पर्याय होता है तीव्र, और तीव्र के विलोम के हिसाब से हो जाएगा मंद, ठीक।
आप इसको कंट्रोवर्शियल प्रश्न में भी रख सकते हो, लेकिन आप याद रखोगे कि तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित, ये विलोम होता है, लेकिन तीक्ष्ण का पर्याय होता है तीव्र, और तीव्र का हो जाता है मंद, तीव्र का मंद। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। अर्थात पूरे चारों वाक्यों में उसने खेल कर रखा है दीवार पे, खेल कर रखा है दीवार पे। तो अब दीवार लिखा कैसे जाता है? तो दीवार की वर्तनी होती है ये, दीवार की वर्तनी होती है ये, यानी बड़ी दी बनेगी, ए नंबर एकदम सही जवाब पे जाएगा। दीवार शब्द नहीं होता, दीवार में छोटी दी बनती नहीं है, दीवार भी शब्द नहीं होती। ठीक, तो कैसा है? दीवार, अर्थात ए नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। बाग बाग होना एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बाग बाग होने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? अति प्रसन्न होना, अर्थात सी नंबर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, उपमान और उपमेय का आभेद क्या कहलाता है? यानी उपमान और उपमेय का आभेद रूप से आभेद प्रकट किया जाए वो अलंकार कहलाता है रूपक अलंकार, और जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उपमा अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पे आभेद रूप से माना जाता है तो रूपक अलंकार अर्थात डी नंबर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है? लेखक शब्द के प्रयुक्त में अंत में शब्द है लेखक, लेखक, तो मूल शब्द है लेख, और लेख में प्रत्यय लगा है आक, प्रत्यय लगा आक, तो कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय, डी नंबर। इनमें से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची है? मारुति हनुमान जी का है, हुतासन कृषाणु, हुतासन हवा का, कृषाणु आग का, आदित्य सूर का पर्यायवाची आदित्य है, ये डी का। अगला प्रश्न, अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद होता है ए नंबर, अतएव शब्द का संधि विच्छेद होता है ए नंबर। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का पहला नियम माना जाता है कौन सा नियम? यदि विसर्ग का प्रयोग आ या आ स्वर के साथ हुआ है और दूसरी तरफ आ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अतः धन एव बन गया अतएव, यानी ता के साथ आ लगा है, आ या आ के बड़ी आ छोटी आ के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी ये छोटी आ के साथ हुआ है, और यहाँ आ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर है अर्थात ए स्वर है, तो विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? लोप। ये विसर्ग संधि का पहला नियम होता है। ठीक, तो ए नंबर सही है। अगला प्रश्न, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, और पूरा अगर हम लोग सेंटेंस पढ़े तो तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, नग्न जलाती थी नग्न जलाती है। यानी व्यक्ति जो कवि है वो उस स्त्री के स्थिति का वर्णन कर रहा है कि जब वो पैसे वाली थी तब कैसी थी और आज जब निर्धन है तब कैसी है। तो देखोगे तीन बेर खाती थी, यानी तीन बेर का मतलब तीन पहर, तीन बार खाती थी जब अच्छी फली फूली थी, पैसे वाली थी। तीन बार तीन बेर खाती है, यानी अब यहाँ पे बेर क्या आ गया? फल की बात कर रहा है, यानी शब्द की आवृत्ति हो रही है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ बदल जा रहा है। तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वो पाए बौराए नर, वो खाए बौराए, यमक अलंकार का होता है। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा रथ की शरीर की, यमक अलंकार होता है। सारंग लय सारंग चली, कर सारंग की ओट, झीनी सारंग देखकर सारंग कर गई चोट। ऐसे आपने कई सारे उदाहरण यमक अलंकार में पढ़ रखे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? तो संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है चार कुर्सियां अर्थात डी नंबर। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? कृत्रिम यानी जो हम लोग बनाते हैं, और प्राकृतिक जो नेचर यानी जो पहले से हम लोगों को प्राप्त है जो चीजें, यानी प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम हो जाता है प्राकृतिक। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, यानी हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो याद रखना डेट आपको 1967, 1967। ना डिजिट याद रहे तो ना याद रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
40 में जरूरी नहीं कि आप 40 सही कर पाओ। 40 में यदि आप 34 35 सही कर रहे हो तो आपकी हिंदी बेहतर जा रही है। अगर आप इससे नीचे आ रहे हो तो जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो वैसे वैसे आपका डिक्रीज होता जा रहा है। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, उदक होता है, अंबु होता है, नीर होता है। रोम्प नहीं होता है, रोम्प होता है चांदी का। रोम्प का मतलब क्या होता है? चांदी। तो इसका पर्यायवाची जल का कौन नहीं है? रोम्प नहीं है। बी नंबर सही जवाब माना जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न, इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, आकाश के गगन नम अंबर व्योम आनंद, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अवनी किसका पर्यायवाची होता है? ये धरती का पर्यायवाची होता है। तो बी नंबर आकाश का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। अगला, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्र धन उदय। इधर का आ इधर का ऊ मिलके बन गया ओ, और ये किसमें बनता है? तो ये बनता है गुण संधि में। किसमें बनता है? गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि हो या यण स्वर संधि हो या वृद्धि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि, ये चारों किसके उदाहरण है? ये भेद है तो स्वर संधि के उदाहरण है। और स्वर संधि के उदाहरण होते कितने हैं? तो स्वर संधि के उदाहरण होते हैं 5। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के भेद माने जाते हैं 5। 4 यहाँ पे लिखे हैं, एक जो नहीं लिखा है वो संधि होती है अयादि संधि। कौन सी? अयादि। तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। ठीक, तो देखिए, निडर इसमें आपका तद्भव है। तद्भव, निडर का तत्सम क्या होता है? निर्धर होता है। ठीक, कमल तत्सम है। और कमल का तद्भव क्या होता है? तो कमल का तद्भव होता है कमल। कमल। सुर, सुर का होता है तत्सम स्वर। सुर कैसा? सॉरी, सुर, सुर का तद्भव होता है स्वर। स्वर, ठीक, यानी सुर कहते हैं कि कैसा सुर अलाप रहे हो, तो उस सुर का उच्चारण भी स्वर से कर रहा है तो स्वर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ। ठीक, तो देखो, अगर भिग आता, भिग, तो भिग का होता है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, तो अब आपको लगेगा कि अनभिज्ञ का भिग हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि अन उपसर्ग है और उपसर्ग का विलोम बनेगा उपसर्ग से, यानी अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ। अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। ठीक, यानी स्वर्ग, सॉरी, उपसर्ग का विलोम उपसर्ग से, प्रत्यय का विलोम प्रत्यय से, तत्सम का विलोम तत्सम से, और तद्भव का विलोम तद्भव। ये बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये साहित्य का है, हो सकता है आपको पता हो, ना पता हो तो परेशान ना होना। सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? देखो, सोम होता है, पीयूष होता है, सुधा होता है, सुरा नहीं होता है। सुरा किसका होता है? तो सुरा होता है शराब का पर्यायवाची। किसका है? शराब का पर्यायवाची है। तो 31 का सी नंबर सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है? सा का उच्चारण स्थान बताना है, यानी सा किस वर्ण पे किस वर्ग पे आती है? तो सा आती है चा वाले वर्ग पे, और चा वाले वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु। और सा किसमें, ये वाली सा किसमें आती है? चा वाले पे, तो उसका उच्चारण स्थान तालु यानी तालब हो जाएगा। अगला, जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित होगा वो क्या होगा? निर्मम। कैसा होगा? निर्मम होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रति, धन, अच, बन गया
प्रत्यक्ष, ई और आ मिलके बना दिया या, क्या बना दिया या। और ये कहानी किसमें होती है, यण स्वर संधि में। किसमें होती है, यण स्वर संधि में होती है। अर्थात प्रत्यक्ष में यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न, अग्ल पर पत्थर पड़ना। अग्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अर्थात ए नंबर सही है। नेक्स्ट, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो भविष्य चिंतक। भविष्य चिंतक, भावी चिंतक का मतलब होता है जो होने वाला हो उसकी चिंता करने वाला। अग्र सोची यानी आगे की सोचने वाला, ठीक है। चिंताकुल यानी चिंता में भी जो व्याकुल है वो चिंताकुल हो गया। तो भविष्य को सोचने वाला भविष्य चिंतक कहलाता है, ए नंबर। हिंदी साहित्य में, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला, तो 1955 में मिला। किस साहित्यकार को मिला, ये उसी को मिला जिसकी रचना है हिम तरंगणी, और इसी रचना में मिला हिम तरंगणी। किसकी रचना है ये, तो माखनलाल चतुर्वेदी, डी नंबर सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, कौन सी रचना नहीं है, ठीक। कामायनी, प्रेम पतक, प्रेमराज या प्रेम सरोवर। तो प्रेम सरोवर जयशंकर की रचना नहीं है, ये किसकी है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। प्रेम सरोवर किसकी है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ शब्द में बताना है आपको इसमें संधि कौन सी है। तो देखो, जगत धन नाथ, ता के बाद यदि ना आता है, या का, चा, ता, पा के बाद, इन पांचों वर्णों के बाद यदि पंचमा अक्षर आता है किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का, तो ये सब किसमें बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाएंगे। यानी जगत नाथ में ता किसमें बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, तो बन गया जगन्नाथ, जगन्नाथ। कैसी संधि है, तो व्यंजन संधि है। कैसी है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। विसर्ग संधि का उदाहरण होता है आसीधन वाद, आसीधन वाद विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, ठीक। तो अब ये जब विसर्ग का प्रयोग आ या आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ हुआ हो और बाद में कोई सघोष वर्ण हो, बाद में कोई सघोष वर्ण हो, वह कैसा है, सघोष वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा, यानी आधी रा। और ये आधी रा को क्या कहते हैं, रेफ। आधी रा को क्या कहते हैं, रेफ। और ये जहां उच्चारण की जाती है उसके जस्ट बाद वाले वर्ण पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशीर्वाद क्या बन जाएगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद ये बनेगा। तो कौन सा सही है, ए नंबर सही है। और आशीर्वाद सी नंबर नहीं, डी नंबर में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत शंका जैसी जाए। तो आशीर्वाद ये गलत वर्तनी पे है, आपको वर्तनी में जब पूछेगा तो यही लिखा मिलेगा। सही वर्तनी होती क्या है, ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चले। अच्छा, इसी का एक उदाहरण हम और बताएंगे। जैसे शब्द होता है सरोज, अच्छा ये तो ओ वाला मात्रा का हो जाएगा। एक हम उड़ंती रा का बताएं। जैसे होता है धनुर्धर, धनुर्धर, तो ये मूल शब्द है धनु धन धर। धा कैसा है, सघोष है। और विसर्ग का प्रयोग ऊ के साथ हुआ, यानी आ या आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ हुआ है, आ या आ के अलावा किसी अन्य स्वर के साथ हुआ है। तो अब इसका बन क्या जाता है, धनुर्धर। यानी ये विसर्ग संधि का चौथा नियम कहलाता है, चौथा नियम, ठीक। तो आज की क्लास में अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपने यदि 34, 35, 36 प्रश्न सही किए हैं तो आपकी हिंदी बेहतर है। यदि आप 30 से नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। लर्निंग अब आप चाहे जितनी बार पढ़ लो, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और पहले प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों से ही करनी है। आपको ये पता तो चलेगा कि नहीं प्रीवियस ईयर प्रश्न आते कैसे हैं, और यही प्रश्न आपके कांस्टेबल में रिपीट होंगे, विश्वास रखना।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।